आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं स्वाति चौरसिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जाता है। इसे लेकर इलाके के लोगों को भी तमाम उम्मीदें हैं। इसके शिलान्यास होने के बाद उम्मीद है कि नवंबर 2024 तक ये एयरपोर्ट बन के तैयार हो जाएगा। माना जा रहा है कि अब वो दिन दूर नहीं जब विदेश जाने के लिए दिल्ली एनसीआर के लोगों को उनके पास सिर्फ इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट एकमात्र विकल्प नहीं होगा, बल्कि जेवर एयरपोर्ट भी होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेवर एयरपोर्ट की आधारशिला रखने के लिए तैयार हैं। इसी को लेकर के पुलिस प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट हो चुका है। बता दें कि दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा के जेवर में 5,885 हेक्टेयर जमीन पर 29,650 करोड़ रुपए की लागत से बनने जा रहे इस एयरपोर्ट को एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट हो ये माना जा रहा है। एयरपोर्ट के शिलान्यास का पहला चरण 2023-24 में पूरा होगा। माना जा रहा है कि जेवर एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के औद्योगिक, आर्थिक और पर्यटन के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। प्रधानमंत्री मोदी आज ग्रेटर नोएडा में जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास करने वाले हैं और इसी से तमाम संबंधित खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। और अब जानते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि जेवर एयरपोर्ट की क्या बड़ी बातें हैं, क्यों अहमियत रखता है ये इतना। जेवर एयरपोर्ट एशिया के साथ साथ देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। आपको बता दें कि जो इसमें जो एरिया है वो काफ़ी बड़ा है। हवाई अड्डे के बनने के बाद इलाके की सूरत काफ़ी हद तक बदलेगी। आर्थिक तौर पे भी बदलाव आएंगे। यून बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में से एक है जिसकी योगी सरकार ने जिसका ऐलान किया है। आपको बता दें कि एयरपोर्ट का क्षेत्रफल 6200 हेक्टेयर होगा और ये 2023-24 तक बन करके पूरा होगा। एयरपोर्ट के निर्माण के लिए 1334 हेक्टेयर जमीन अधिकृत की गई है, यानी कि जो किसान हैं उनकी जमीनों को लिया गया। एयरपोर्ट का निर्माण कार्य 2023-24 तक पूरा हो जाएगा। इसी समय सीमा के जनता के लिए एयरपोर्ट खोल दिया जाएगा। 25 साल पहले नोएडा के जेवर एयरपोर्ट की फाइल बनी थी जो पिछले 5 वर्षों काफी समय से लंबित थी और 5 वर्षों में काम किया गया है। पीपीपी मॉडल पर इसकी पूरी कमान संभाली जा रही है। और अगली खबर मुंबई से है, जहां लंबे समय से फरार चल रहे पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह एक बार फिर से माया नगरी पहुंच गए हैं। दोपहर में परमबीर सिंह को मुंबई के एक कॉम्प्लेक्स पर देखा गया था। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो जांच में पूरा सहयोग करने वाले हैं और उन्हें देश की न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। जानकारी के मुताबिक पिछले कई दिनों से परमबीर सिंह चंडीगढ़ में रह रहे थे। उन्होंने बताया था कि मुंबई में उनकी जान को खतरा है, ऐसे में वो वहां नहीं आ सकते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें फटकार लगाई थी और जांच में शामिल होने का निर्देश दिया था। परमबीर सिंह जांच में शामिल होने के लिए मुंबई आ गए हैं। हिमाचल प्रदेश में 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर हार ने भाजपा में हलचल पैदा कर दी। मंगलवार को पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष कृपाल परमार ने इस्तीफा दे दिया था। वहीं अब राज्य कार्यकारिणी के सदस्य और सिरमौर जिले के अध्यक्ष पवन गुप्ता ने भी इस्तीफा दे दिया है। अपने इस फैसले के लिए पवन गुप्ता ने सीएम दफ्तर में तैनात एक अधिकारी को जिम्मेदार ठहराया। गुप्ता के इस्तीफा देने के अंदाज से भी पार्टी की किरकिरी हुई है। पवन गुप्ता ने सोशल मीडिया पर इस्तीफा अपलोड किया और कहा कि वो बीते 6 महीनों से उत्पीड़न का शिकार थे और उपचुनाव में हार से उबरने की रणनीति बनाने में जुटे हुए थे। भाजपा के लिए ये एक करारा झटका है और इससे अंतर्कलह उजागर हो गई है। उम्मीदवारों के अहंकार, गलत व्यक्ति को टिकट मिलना, मंडी में वीरभद्र परिवार के प्रति सहानुभूति और कुछ संगठन के लोगों की निष्क्रियता जैसे कारणों से उपचुनाव में हार का कारण ये चीजें बन गई हैं। यही नहीं, पार्टी अब राज्य सरकार की कैबिनेट में फेरबदल से लेकर संगठन तक में तब्दीली पर विचार हो रहा है। वहीं बीजेपी सांसद और पूर्व भारतीय क्रिकेटर गौतम गंभीर को जान से मारने वाले मेल पाकिस्तान से आया था। गौतम गंभीर ने दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि उन्हें आईएसआईएस कश्मीर से जान से मारने की धमकी मिल रही है। जांच के बाद ये खुलासा हुआ है कि ये मेल जिस सिस्टम से भेजा गया था उसका आईपी एड्रेस पाकिस्तान में मिला है। इस बाबत दिल्ली पुलिस ने गूगल से जानकारी मांगी थी।
वहीं गूगल ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक गौतम गंभीर को धमकी भरा ईमेल पाकिस्तान से भेजा गया था। आईपी एड्रेस भी पाकिस्तान का ही मिला है। गौतम गंभीर ही नहीं बल्कि और भी कई लोगों को आतंकी संगठन आईएसआईएस के नाम से धमकी भरा ईमेल भेजा गया है। इस पूरे मामले की जांच दिल्ली पुलिस कर रही है। इस मामले पर दिल्ली पुलिस के अलावा और भी कई एजेंसियां नजर बनाए हुई हैं। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। अब बच्चा बच्चा देशभक्ति पढ़ेगा, अब बच्चा बच्चा देशभक्त बनेगा। दिल्ली के स्कूलों में हमने देशभक्ति पाठ्यक्रम पढ़ाना शुरू किया है। जब हर बच्चा भारत माँ का वीर सपूत बनेगा, तभी बनेगा भगत सिंह के सपनों का भारत, तभी बनेगा बाबा साहब के सपनों का भारत। चलो यहाँ पर सही से स्पेलिंग है। पूजा, मैं मार्केट से आता हूँ। मिस्टर, कार की चाबी? नहीं, मैं पैदल ही जाऊंगा। वाह पापा, नॉट बैड। हाँ यार, अपनी दिल्ली सरकार बोलती है कि पॉल्यूशन कम करने के लिए हफ्ते में एक बार अपनी गाड़ी से एक ट्रिप कम करें और उसकी बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कारपूल का इस्तेमाल करें। इट्स अ स्मॉल रिक्वेस्ट, मेक सेंस, नो? यस, और ये बात मैं आपसे कब से कह रही थी, लेकिन मैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही थी। यू नो व्हाट, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि जब दिल्ली सरकार और घर की सरकार एक ही बात बोल रही है तो सुन ही लेना चाहिए। चलो यू गाइस कैरी ऑन, मैं चलता हूँ, बाय। बाय पापा। एक हफ्ते में आप जितनी बार गाड़ी निकालते हैं, अब से बस एक बार कम निकालें। बस एक ट्रिप कम, आप मिलकर अपने हिस्से का पोल्यूशन कम करें। हफ्ते में गाड़ी का बस एक ट्रिप कम करें। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की। राजा भैया ने ट्विटर पर तस्वीर साझा की और जानकारी दी कि चुनाव से पहले इस मुलाकात के सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। इससे पहले राजा भैया ने ऐलान किया था कि उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी 100 से अधिक सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारकर मजबूती से चुनाव लड़ेगी, लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ प्रत्याशी नहीं उतारा जाएगा। रघुराज प्रताप सिंह ने कहा था कि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी ने अभी तक 100 से अधिक सीटें चिन्हित की हैं, जिन पर जल्द प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी जाएगी। पार्टी पूर्वांचल, पश्चिम व बुंदेलखंड में मजबूती से चुनाव लड़ेगी। किसी भी राजनीतिक पार्टी से गठबंधन होने की बात से इनकार करते हुए उन्होंने कहा था कि भविष्य में जैसी स्थितियां बनेंगी तब उन पर विचार किया जाएगा। होती रहती थी, कोविड के कारण उसमें व्यतिक्रम आया नहीं होता है। हर जन्मदिन पे हमेशा आते रहते। इस बार जन्मदिन के दिन हम बाहर थे, तो प्रणाम करने, अपनी शुभकामनाएं देने आए थे। इसमें कोई और निहितार्थ नहीं कर। सर, इस बार कुछ और खास है क्योंकि सर सामने चुनाव है, सर कुछ बातचीत हुई सर? वहीं कोरोना महामारी से जान गंवाने वाले परिजनों को 4 लाख रुपए की राहत राशि देने की कांग्रेस ने मांग की है। कांग्रेस पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की इस मांग पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने समर्थन किया है। बता दें, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने कोरोना संक्रमण से मृतक व्यक्ति के परिवार को मुआवजे के रूप में पूर्व घोषित 4 लाख रुपए की राशि देने के लिए आवश्यक पहल करने की बात कही है। प्रधानमंत्री को भेजी गई चिट्ठी में सीएम बघेल ने लिखा है कि केंद्र सरकार गृह मंत्रालय ने 14 मार्च 2020 को जारी अपने पहले आदेश को लागू करें, जिसमें सरकार ने प्रति मृतक 4 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री बघेल ने चिट्ठी में यह भी लिखा कि केंद्र सरकार ने बाद में इस अधिसूचना में संशोधन किया और मुआवजे की राशि को घटाकर 50,000 रुपए कर दिया था।
वहीं महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने एक बार फिर से एनसीबी अधिकारी समीर वानखड़े पर बड़ा आरोप लगाया है। बता दें कि अब इस संग्राम में एक और नया दस्तावेज सामने आ गया। नवाब मलिक ने एक नया दस्तावेज जारी करते हुए समीर वानखड़े की मां के बारे में ये दस्तावेज है। उनकी मां जाहिदा का डेथ सर्टिफिकेट जारी किया गया है। इस सर्टिफिकेट के जरिए नवाब मलिक का ये दावा है कि जाहिदा को ओशिवारा के कब्रिस्तान में दफनाया गया था। जाहिदा के मौत के बाद भी वानखड़े परिवार ने फर्जीवाड़े किए और 2 अलग-अलग दस्तावेज बनवाए। मलिक का आरोप है कि जाहिदा की मौत के बाद वानखड़े परिवार ने 2 डेथ सर्टिफिकेट्स बनवाए थे। पहले सर्टिफिकेट में जाहिदा का धर्म हिंदू लिखा था और दूसरे सर्टिफिकेट में मुस्लिम धर्म लिखा गया है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आज संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में सरकार को घेरने के लिए लोकसभा और राज्यसभा में पार्टी के वरिष्ठ सांसदों के साथ बैठक करेंगी। सूत्रों के मुताबिक किसानों के मुद्दे और महंगाई समेत करीब 15 से 16 मुद्दे हैं जो कांग्रेस संसद में शीतकालीन सत्र में उठाएगी। इस बैठक में कांग्रेस के बड़े नेता शामिल होंगे। माना जा रहा है कि सोनिया गांधी नेताओं को निर्देश देंगी कि कैसे ज्यादा से ज्यादा मुद्दों को सत्र के दौरान उठाया जाए और सरकार को जवाब देने के लिए मजबूर किया जाए। वहीं घाटी में आतंक पर प्रहार के लिए अभियान जारी है, तो वहीं राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की साजिश के मामले में चल रही जांच के दौरान घाटी के कई स्थानों पर तलाशी ली है। दरअसल एजेंसी पिछले कई समय से घाटी समेत देश के अलग अलग हिस्सों में हिंसा फैलाने वाले आतंकी संगठनों को रोकने और टारगेट किलिंग की घटनाओं को रोकने के लिए अभियान चला रही। टारगेट किलिंग के बाद घाटी के कई जिलों में आतंकी गतिविधि के खिलाफ अभियान तेज है। लगातार तलाशी की जा रही है और छापेमारी भी हो रही है। इससे पहले भी एनआईए ने यहाँ के 6 जिलों में कई आतंकी ठिकानों की तलाशी ली थी। इस तलाशी के दौरान आतंकवादी संगठनों के 98 सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया था। वहीं अभियान के दौरान श्रीनगर, कुलगाम, शोपिया, पुलवामा, अनंतनाग और बारामूला जिले के तकरीबन 10 जगहों पर छापेमारी भी की गई थी। वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 2 दिवसीय कानपुर दौरे पर हैं, लेकिन इसी बीच उनकी सुरक्षा को लेकर के बड़ी चूक हुई है। पुलिस के मुताबिक व्हाट्सएप पर वो डॉक्यूमेंट्स लीक हो गए जिनमें उनके पूरे दिन के प्लान की पूरी जानकारी थी। इस मामले में अब पुलिस ने जांच के आदेश दिए हैं। पुलिस के जानकारी देते हुए बताया कि वो दस्तावेज जिसमें सुरक्षा के बारे में विस्तृत विवरण, बलों की तैनाती और कोविंद के शिरकत वाले स्थान जैसी जानकारियां थी, वरिष्ठ अधिकारियों को वितरित किया गया था, लेकिन ये कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स पर प्रसारित पाया गया है, जिसके बाद कानपुर के पुलिस आयुक्त असीम अरुण ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। और वहीं हमारे देश में अक्सर महिलाओं की आबादी में कमी दर्ज की गई है, लेकिन अब भारत की आबादी में पहली बार प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 1020 हो गई है। ये जानकारी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में सामने आई है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर विनोद कुमार पॉल और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के फैक्ट शीट पर जानकारी दी है। इससे पहले NFHS 4 में प्रति 1000 पुरुषों की आबादी में महिलाओं की संख्या 991 थी। सर्वे के पहले चरण में शामिल 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में NFHS 5 के निष्कर्ष में जारी किए गए थे। वहीं फेज 2 में भी कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सर्वेक्षण किया गया है। भारतीय नौसेना की ताकत अब और भी ज्यादा बढ़ने जा रही है। बता दें कि देश की नौसैन्य शक्ति में और बढ़ोतरी करते हुए पनडुब्बी INS वेला को सेवा में शामिल किया गया। भारतीय नौसेना को कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी परियोजना 75 के तहत कुल 6 पनडुब्बियों को सेवा में शामिल किया जाना है। INS वेला सेवा में शामिल की गई इस श्रेणी की ये 4थी पनडुब्बी है। पनडुब्बी को नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह की उपस्थिति में सेवा में शामिल किया गया। नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह ने बताया कि INS वेला इस श्रेणी की 4थी सबमरीन है। उन्होंने टीम के सदस्यों को शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि कोविड की वजह से कुछ परेशानी हुई थी, लेकिन हमारी टीम ने बहुत मेहनत की। साथ ही कहा कि मेरे कार्यकाल के दौरान LAC पर जो हालात थे और कोविड भी चुनौती थी। नौसेना प्रमुख ने कहा कि हम चीन के वेसल्स को मॉनिटर करते रहते हैं। चीन और पाकिस्तान का जो कोऑपरेशन है उसको हम बहुत करीब से देख रहे हैं और उस पर नजर बनाए हुए हैं।
और साल 2013 में भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में गैंगरेप की 2 घिनौनी वारदातें सामने आई हैं, जिसके बाद इस गैंगरेप केस में अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने आरोपियों की सजा पर अंतिम फैसला सुना दिया। हाई कोर्ट ने तीनों आरोपियों को दी गई फांसी की सजा रद्द कर दी है। जस्टिस एस जाधव और जस्टिस पृथ्वीराज चौहान ने यह फैसला सुनाया। इससे पहले सेशंस कोर्ट ने तीनों दोषियों को मौत की सजा सुनाई थी और एक को उम्र कैद की भी सजा सुनाई गई थी। आपको बता दें कि शक्ति मिल में रेप के 2 मामले सामने आए थे, जिसमें एक फोटोग्राफर जर्नलिस्ट केस और एक फोन ऑपरेटर केस शामिल था। इन दोनों ही वारदातों का मुकदमा एक साथ चला था। फोटो जर्नलिस्ट मामले में 5 आरोपी, जिसमें एक नाबालिग भी है। वहीं फोन ऑपरेटर मामले में 5 आरोपी शामिल हैं, जिसमें एक, आपको बता दें, ये तमाम लोग वहां पर आरोपी पाए गए थे और उसमें किया बड़ा फैसला। और प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आज नोएडा के जेवर में पहुंचने वाले हैं। आपको बता दें, ग्रेटर नोएडा पहुंच करके जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास किया जाएगा। वहां पर हमारे संवाददाता ने एक रिपोर्ट बनाई है, दिखाते हैं कि क्या कुछ है इसमें। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शिलान्यास और भूमि पूजन के लिए आज भारत के प्रधानमंत्री ग्रेटर नोएडा आ रहे हैं, जिसके चलते सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। अपने कैमरामैन से दिखाना चाहूंगा कि बड़ी तादाद में लोग जो है प्रोग्राम में शरीक होने के लिए पहुंच रहे हैं और भारत के प्रधानमंत्री को सुनने के लिए पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही बड़े पैमाने पर पुलिस बल को यहाँ पर तैनात किया गया है, ताकि अगर कोई किसी तरीके की दिक्कत आती है तो तुरंत ही उसको कंट्रोल करने का काम किया जा सके। अपने पीछे दिखाना चाहूंगा, भीड़ जो है लोगों की लगातार जो है वो प्रोग्राम स्थल में पहुंचना शुरू हो गई है। बड़े पैमाने पर पुलिस को जो है चेक इन के लिए लगाया गया है। जगह जगह पर पुलिस बल को तैनात किया गया है। सुरक्षा के तौर पर जगह जगह उनकी चेक इन की जा रही है। आने वाले जो लोग हैं उनको जो है चेक किया जा रहा है और उसके बाद प्रोग्राम स्थल में उनको जो है भेजा जा रहा है। तो दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो जेवर में बनने वाले इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर पहले से ही सभी तैयारियां पूरी कर ली गई थी, जिसके चलते आज भारत के प्रधानमंत्री भूमि पूजन और शिलान्यास के लिए ग्रेटर नोएडा के जेवर में पहुंच रहे हैं। अब से कुछ देर में ग्रेटर नोएडा में भारत के प्रधानमंत्री पहुंचकर भूमि पूजन और शिलान्यास करेंगे। कैमरामैन अंगद के साथ ताहिर सैफी, FM न्यूज, ग्रेटर नोएडा। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए FM न्यूज।